बस्तर में जब भी मुठभेड़ होती है या आम आदमी को नक्सलियों के द्वारा मार दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है या नक्सलियों के द्वारा किसी तरह का कोई कांड किया जाता है और हम उस पर जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उस रिपोर्टिंग में अमूमन मैं देखा हूँ कि मेरे दर्शकों के कई बार कमेंट आते हैं कि अगर बस्तर में माओवाद समाप्त हो जाएगा तो बस्तर में शांति आ जाएगी, बस्तर में माओवाद समाप्त हो जाएगा तो बस्तर में खुशहाली आ जाएगी, बस्तर में माओवाद समाप्त हो जाएगा तो सारे लोग चहुं ओर से विकास करने लगेंगे। मुझे भी लगता है कि वाकई में बस्तर में माओवाद की वजह से कई दफ़े उन इलाकों में सड़कें नहीं बन पा रही जिन इलाकों तक सड़कों को होना चाहिए, उन इलाकों में अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा, स्कूल नहीं पहुंच पा रहा, उन इलाकों में राशन की दुकानें नहीं पहुंच पा रही जिन इलाकों में लोगों को बहुत ज़रूरत है उन सारी चीज़ों की। क्या वाकई में माओवाद खत्म हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर पहुँच पाएंगी? ये तो खैर माओवाद समाप्त होने के बाद अपने आप पता चल पाएगा। लेकिन जो लोग कमेंट हमेशा करते रहते हैं, हमेशा इस बात की दुहाई देते हैं कि माओवाद के समाप्त हो जाने से बस्तर में शांति आ जाएगी, इसको लेकर मैं हमेशा सोचा करता था कि क्या जिन इलाकों में माओवाद नहीं है क्या उन इलाकों में वाकई में शांति है? क्या वाकई में उन इलाकों में लड़कियां सुरक्षित हैं? क्या वाकई में उन इलाकों में गरीबों के साथ अन्याय नहीं होता? क्या वाकई में उन इलाकों में जो निचले स्तर के लोग हैं उनके साथ विकास हो रहा है? क्या वाकई में उन इलाकों में जो छोटे दर्जे के लोग हैं उनको इलाज मुहैया हो पा रहा है? शिक्षा की सारी व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं? क्या वाकई में सारी चीज़ हो पा रही हैं या नहीं? तो ऐसी कई सवालों के मैं जवाब ढूंढता रहता था। आज एक खबर मैंने पढ़ी तो मुझे लगा इस खबर पर मेरे कई सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं और कई सारे सवाल पनपते भी हैं, तो इसे भी अपने दर्शकों के सामने रखना चाहिए। तो बातचीत करते हैं उस खबर पर। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि आज मैं ऐसे ही मोबाइल में कई अलग अलग खबरें पढ़ रहा था तो एक खबर पर मेरी नज़र पड़ी कि अब कुरियर जो डिलीवरी बॉय हैं उन पर भी पुलिस निगरानी रखेगी। खबर रायपुर से है और ये खबर दैनिक भास्कर के वेब पोर्टल पर छपी हुई थी। इसे जो महत्वपूर्ण खबर है बहुत डेटा के साथ इसे मोहित सिंह सेंगर जी ने कवर किया है। बहुत विधिवत उन्होंने इस पर आंकड़ों के साथ इस खबर को डाला है। तो मुझे लगा कि दैनिक भास्कर की इस खबर को हम अपने इस बस्तर टॉकीज में दिखाते हुए उस बात पर भी चर्चा कर लें जिस बात पे हमने शुरू किया। दरअसल मोहित जी ने अपने इस अखबार में लिखा है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस इन दिनों कुरियर सर्विस ऑपरेट करने वालों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुरियर सर्विसेज के जरिए प्रदेश में हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। सोचिए, मतलब जो क्रिमिनल हैं, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, वो किस लेवल तक पहुंच गए हैं कि वो कुरियर के जरिए ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। कुरियर सर्विसेज इस तरह की चीज़ों की सप्लाई के लिए सेफ रूट की तरह डेवलप कर लिए गए हैं। डार्क वेब में होने वाले क्राइम की तरह ही इसमें भी मुख्य अपराधी की आइडेंटिटी हिडन रहती, पता ही नहीं रहता असली अपराधी कौन है। क्रिमिनल्स फर्जी नाम और पता मेंशन करके नशा और हथियार कुरियर करते हैं। ऐसे में पुलिस सिर्फ रिसीव करने वाले तक ही पहुंच पाती है। भेजा किसने, किसी को पता ही नहीं है। बहुत ही सातिराना तरीके से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई होती है। जो लेता है उसकी जान आफत में होती है, कई बार वो लेते हुए ही गिरफ्तार किया जा सकता है। भेजा कौन है, इसको पकड़ने के लिए पुलिस के पास कोई रास्ता ही नहीं। कुरियर सर्विस के जरिए कैसे क्राइम चेन डेवलप हो रहा है, इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले 5 केस इन्होंने यहाँ पे केस स्टडी बहुत खूबसूरत किया है सेंगर जी ने। उन्होंने लिखा है कि कुरियर से शराब मंगवाकर एक शराब का तस्कर शराब बेचता था। ये पूरा मामला रायपुर का ही है। रायपुर क्या है? रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। राजधानी कहाँ है? जहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुखिया खुद स्वयं बैठते हैं, मुख्यमंत्री, जहाँ राज्यपाल बैठते हैं, जहाँ विधानसभा होती है, जहाँ से सारे नियम कायदे बनाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं। पूरे राज्य को संचालित करने के लिए नई नई संरचनाएं घोषित की जाती हैं, नई नई योजनाएं घोषित की जाती हैं। उसे राजधानी कहा जाता है। उस राजधानी की ये खबर है और उस राजधानी के 5 केस स्टडी सेंगर जी ने किया है। उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने कितनी बारीकी से इस खबर को तैयार किया है। सेंगर जी, आपकी खबर को हम यहाँ पर ले रहे हैं कि कुरियर से शराब मंगवाकर बेचता था तस्कर। अब आप देखिए, ये तस्वीरें भी आप देखेंगे। हरियाणा की ब्रांडेड शराब कुरियर से मंगवाकर उसे रायपुर में बेचने वाले शराब तस्कर बजाज कॉलोनी निवासी सागर उर्फ गोलू मंथानी को राजेंद्र नगर पुलिस ने 30 अक्टूबर को पकड़ा। आरोपी कुरियर के माध्यम से शराब मंगवाता था और अपने ग्राहकों को होम डिलीवरी देता था और उसके पास से 50 बोतल ब्रांडेड शराब जब्त की गई है। तस्वीर आप देखें। दूसरा केस है, ऑनलाइन चाकू को दोगुने दाम में बेचा जा रहा है।
फरवरी 2024 से अगस्त 2024 तक चाकूबाजी के 81 प्रकरण आए हैं। सिर्फ रायपुर की बात कर रहा हूं मैं। रायपुर में 81 प्रकरण चाकूबाजी के हो चुके हैं आपके उस विकसित राजधानी में। पुलिस ने बीते 1 साल में सैकड़ों आरोपियों को अवैध हथियार रखने के आरोप के प्रकरण में गिरफ्तार भी किया। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी रसूख दिखाने के लिए ऑनलाइन चाकू मंगवाते थे और वारदात में इसका इस्तेमाल भी कर लेते थे। पुलिस ने ई वेबसाइट के सेंटरों पर बीते दिनों दबिश दी और ऑनलाइन चाकू खरीदने वालों की जानकारी मांगी। पुलिस की सख्ती देखकर कई आरोपियों ने चाकू भी सरेंडर कर दिया है। इस पर भी कई खबरें आई थी कि ऑनलाइन चाकू मंगाए जा रहे हैं। केस 3 है, कोरियर से ड्रग्स मंगवाकर बेचते थे प्रोफेसर गैंग के सदस्य। देखिए, प्रोफेसर गैंग के सदस्य ड्रग्स मंगवा रहे हैं। 15 मई 2024 को रायपुर पुलिस ने राजधानी सहित आसपास के जिले में ड्रग्स बेचने वाले प्रोफेसर गैंग का खुलासा किया है। ये आरोपी कुरियर से ड्रग्स मंगवाते थे और बेचते थे। इन आरोपियों से लाखों रुपए का ड्रग्स, पैसा और लग्जरी कार पुलिस ने बरामद की। इस सिंडिकेट से जुड़े 16 से ज्यादा आरोपियों पर अब तक पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। अब सोचिए, प्रोफेसर गैंग बना रखा है इन्होंने। हो सकता है बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, तभी इतना दिमाग लगाया इन्होंने कि कैसे ड्रग्स को कोरियर से मंगाया जाए ताकि किसी को भनक भी ना लगे, पता भी ना लगे। और कोरियर वाला तो आजकल इन दिनों ऑनलाइन लगातार लोग शॉपिंग कर रहे हैं। कोई भी सामान खरीदता है तो सबसे पहले वो फ्लिपकार्ट या अमेज़न जैसे जो वेबसाइट हैं उनके चौखट पर अपना कदम रखता है कि देखें वहाँ ऑफर क्या चल रहा है। और लगातार इन दिनों जो कुरियर बॉयज़ हैं उन्हें भी इस तरह के जॉब मिल रहे हैं लगातार, अच्छी बात है। लेकिन अब उनके माध्यम से उनका दुरुपयोग कैसे हो रहा है, देखिए ड्रग्स मंगा रहे हैं। चौथा केस है, ये तो हद है, मैक्सिको से मंगवाता था युवक। 29 मई 2023 को तेलीबांधा इलाके में रहने वाले एक युवक को नशे की इस कदर लत पड़ी कि उसने कुरियर के माध्यम से मैक्सिको से ड्रग्स मंगवाना शुरू कर दिया है। युवक की हरकतें और उससे होने वाली परेशानी को देखकर उसकी मां ने तेलीबांधा पुलिस में शिकायत कर दी और युवक को जो नशा मुक्ति केंद्र होता है वहां भर्ती कराया गया। इस केस में भी ड्रग्स पहुंचाने का माध्यम कुरियर कंपनी ही बनी है। सोचो, मैक्सिको से मंगाया जा रहा है। 5वां, पार्सल से भेजा बम। ये तो कतई खतरनाक है, मतलब इससे ज़्यादा क्या खतरनाक हो सकता है कि 6 मई 2018 को उड़ीसा के बलांगीर जिले के पाटनगढ़ इलाके में शादी समारोह में एक विस्फोट हुआ था। आपको याद होगा, अगर गिफ्ट का जो पैकेट था उसमें, या शायद हाँ गिफ्ट के पैकेट में वो म्यूजिक सिस्टम ऐसा कुछ फटा था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। बलांगीर पुलिस ने जांच की तो पता चला बम छत्तीसगढ़ के रायपुर के गंज इलाके से पार्सल में भेजा गया था। पुलिस ने जांच के बाद 3 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में महिला प्राचार्य से बदला लेने के लिए बम ब्लास्ट करने की बात स्वीकार की। सोच रहे हैं क्राइम का लेवल, सोचिए। और कहाँ का है क्राइम? पूरा मामला उसी राजधानी का है, जिसका मैंने अभी बताया कि राजधानी किसको बोलते हैं। और कुरियर एजेंसी मॉनिटरिंग का जिम्मेदारी उत्पाद विभाग की, लेकिन जांच ठप, इस पे लिखा है। कुरियर एजेंसी की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जो है उत्पाद विभाग की होती है। आपको पता ही नहीं होगा कि हमारे सरकार में इतने विभाग हैं और ऐसे विभाग में कितने ही विभाग सुप्त प्राय अवस्था में रहते हैं। कोई काम नहीं, तनख्वाह ले रहे हैं, पढ़े आराम से, अजगर की तरह लेटे हुए हैं, क्योंकि कोई जानता ही नहीं, कोई पूछने आएगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। और ये हर आखिरी आदमी से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निर्वहन करने के विभाग होते हैं, जिसमें से एक ये है उत्पाद विभाग। ये क्या काम करते हैं आपको पता ही नहीं होगा। आपको पता ही नहीं होगा इनका कार्यालय कौन है, इसमें अधिकारी कौन है। आम आदमी का उससे कोई लेना ही देना नहीं है, जबकि पूरे आम आदमी से जुड़े इनके पास कारोबार होते हैं। और अधिकारियों के इसी रवैये का कुरियर कंपनी के संचालक और तस्कर फायदा उठा रहे हैं। जांच के नाम पर पुलिस, उत्पाद विभाग के अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और नशे के सौदागर को इसका फायदा मिलता है। और उसके साथ ही साथ रायपुर से 33 जिले में फैला है सूखे नशे का कारोबार। बहुत महत्वपूर्ण खबर है और इसीलिए आज मुझे लगा कि हमेशा हम बस्तर में नक्सल पे, बस्तर के आदिवासियों पे खबर बनाते हैं, लेकिन जो लोगों के कमेंट्स आते हैं उससे जुड़ी ये खबर लगी, तो मुझे लगा इस पर भी एक वीडियो के माध्यम से बातचीत हो जानी चाहिए, आप तक ये बात पहुंचनी चाहिए। हो सकता है आपने पढ़ी हो, या हो सकता है कि आपकी नज़रों से ये खबर ओझल हो गई हो, तो आप समझ लीजिए कि रायपुर के अलावा दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और रायगढ़ से लेकर सभी 33 जिलों में सूखे नशे का अवैध कारोबार चल रहा है। इन जिलों में भी जगह चिन्हित है, जैसे दुर्ग में शंकर नगर, भिलाई में खुर्सी पार, स्मृति नगर सेक्टर एरिया, बिलासपुर में सीपत रोड, मटियारी, जराहा भाटा, हेमू नगर, सिरगिट्टी, रायगढ़ में बैकुंठपुर, चक्रधर नगर, कया घाट और जूट मिल समेत कई जगह सूखे नशे का कारोबार चल रहा है। सबसे ज़्यादा बिलासपुर में इसका कारोबार है, इसके बाद रायपुर, फिर दुर्ग, फिर भिलाई में। कार्रवाई फिर भी
कभी बंद नहीं होता धंधा। जब भी सूखे नशे के खिलाफ अभियान चलता है, पुलिस पंडरी झंडा चौक के मिश्रा बाड़ा, यूनियन क्लब के सामने, राजा तालाब, ईरानी डेरा, सड्डू, ईरानी डेरा, खालबाड़ा, कबीर नगर, संजय नगर, कालीबाड़ी, नेहरू नगर, अनुपम नगर और मोआ ओवर ब्रिज के नीचे जोगी बंगला, डीडी नगर, महावीर नगर, तेलीबांधा गली नंबर 9, ईदगाह भाटा, रामनगर, अमलीडी, राजेंद्र नगर, मौदापारा, काली माता नगर, रजबंदा मैदान, बांसटाल, तरुण नगर, संतोषी नगर में छापा मारती है। सोचिए पूरे इलाके पता है पुलिस को कि कहाँ कहाँ पे ये नशे का कारोबार होता है, छापा भी मारती है। वहाँ तस्करी करने वालों या उनके गिरोह के सदस्य को पकड़कर जेल भी भेजा जाता है। पिछले 10 साल से इन इलाकों में किसी न किसी को लगातार पकड़ा जाता रहा है, लेकिन धंधा आज तक बंद नहीं हुआ। रायपुर में करीब 100 से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहां गांजा आसानी से मिल जाता है, जबकि 70 से ज़्यादा ऐसी जगहों पर नशीली दवा, टैबलेट, सिरप और कैप्सूल। टैबलेट, सिरप और कैप्सूल का तो भाई साहब मैं बताऊं आपको कि इतना बड़ा व्यापार हो गया है नशे के तौर पर कि आपको इलाज के लिए भले दवाइयाँ ना मिले, नशे के लिए ये टैबलेट, सिरप और कैप्सूल मिल जाएंगे, वो भी इतने भारी दामों में कि इसे खरीदने वाला पता नहीं कहाँ से पैसा लाता है और उस पैसे के लिए उसे क्राइम करना पड़ता है। इस तरह से क्रिमिनल बढ़ते जा रहे हैं और उसे बेचने वाला लखपति हुआ जा रहा है। ड्रग्स, चरस का धंधा टाटीबंध, हीरापुर और नवा रायपुर में चल रहा है। सारी चीज़ें, सारी जानकारी यहाँ पर मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा इन सिंगर साहब को, जिन्होंने बहुत डीपली इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को उन्होंने जनता के सामने लाया। हर माह नशे की लत से 300 मरीज एम्स पहुँच रहे हैं। वो एम्स जिसे बनाया गया था कि गरीबों को एक उच्च व्यवस्था में, उच्चतम स्तर की इलाज की व्यवस्था जहां पर मिल पाए गरीबों को, वहां पे ऐसे 300 मरीज पहुंच रहे हैं हर महीना रायपुर में। और जो बेचारे जो बेवजह बीमार पड़ जाते हैं किसी वजह से, शारीरिक कमजोरी की वजह से, उन्हें वहाँ नंबर लगाना पड़ता है, लेकिन ऐसे लोग जो बेवजह के नशापान में लिप्त हैं, ऐसे 300 मरीज वहाँ पहुँच रहे हैं। रायपुर एम्स में हर माह नशे की लत में बीमार औसतन 300 मरीज पहुँच रहे हैं। ज़्यादातर शराब और नशीली दवाइयाँ लेने वाले हैं। शहर के नशा मुक्ति केंद्र में भी 100 मरीज हर माह पहुंचते हैं। टाटीबंध स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भी 200 मरीज हैं। इसमें 40% शराब की लत वाले, 30% नशीली दवा और बाकी गांजा और अन्य जो नशा है उसके। जांच के दायरे में कुरियर एजेंसी, ये एएसपी पोर्ते जी का जो इसमें बयान सिंगर साहब ने छापा है, उन्होंने लिखा है कि नशा बेचने वाले आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। कई केसों में कुरियर कंपनी द्वारा नशीली सामग्री आने की जानकारी जांच में सामने आई है। कुरियर कंपनी संचालकों और कर्मचारियों से मामला पूछताछ की जा रही है। जांच में संलिप्तता होगी और उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई की जाएगी। अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। एएसपी पोर्ते साहब ने यह बयान दैनिक भास्कर को दिया है। अब देखिए आंकड़ा सुन लीजिए। वो लोग जो बोलते हैं कि जहाँ पे माओवाद नहीं, वहाँ पे सुख, चैन, शांति, अमन, विकास और बहुत बेहतरीन माहौल है। तो रायपुर जो कि राजधानी है छत्तीसगढ़ की, रायपुर जहाँ पे छत्तीसगढ़ के मुखिया, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और छत्तीसगढ़ के सर्वे सर्वा निवास करते हैं, चाहे अधिकारियों में, पुलिस में, कानून में, व्यवस्था में या सारे विधाओं में। तो सारे बड़े लोग उसी राजधानी, और इसीलिए उसे राजधानी कहा जाता है। उस राजधानी का आंकड़ा बता रहा हूँ पिछले 7 महीने का। रायपुर में पिछले 7 महीने में जो अपराध हुए हैं, कुल प्रकरण सुनेंगे तो आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। 7 महीने में 10,548 कुल प्रकरण हुए हैं। सिर्फ रायपुर की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में आपको अलग अलग दिख रहा होगा वो अलग है कि आज वहाँ बलवा हो गया, आज कवर्धा में बलवा हो गया, आज बलरामपुर में हो गया, आज महासमुंद में हो गया, वो तो अलग चल रहा है मामला। ये सिर्फ रायपुर की बातचीत में आपको बता रहा हूँ, रायपुर के आंकड़े बता रहा हूँ। कुल प्रकरण है 10,548। इसमें मारपीट के प्रकरण है 1,906। चाकूबाजी की घटना हुई है 79 वही कंफ्यूज वाला आंकड़ा 79। हत्या 81 हत्या हो चुकी है रायपुर में 7 महीने। आप सोच रहे हैं 81 हत्या, इतनी तो मुठभेड़ नहीं हुई, ठीक है, उससे ज़्यादा हत्याएं हो चुकी। चोरी और नकबजनी 1202, 1202 चोरी और नकबजनी। छेड़छाड़ 84 घटनाएं, 84 बार माताओं बहनों के साथ में छेड़छाड़ हुई है आपके विशाल का उस विशाल राजधानी में, रायपुर में, ठीक है। मैं आंकड़ा लेके बस्तर आईजी साहब से निवेदन करूंगा कि मुझे भी ये सब आंकड़े दे कि हमारे बस्तर में क्या हालात हैं, फिर उस पर भी हम बातचीत करेंगे। आज तो फिलहाल राजधानी की बात कर लेते हैं। बलात्कार के आंकड़े आप सुन के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। 119
119 बलात्कार हुए हैं बीते 7 महीने में। मुझे लगता है कि हमारे बस्तर में तो ये सब किस्से होते ही नहीं, और बलात्कार के कुछ किस्से आते भी होंगे, कुछ मामले आते भी होंगे। तो मुझे लगता है कि बलात्कार के जो मामले हैं, दरअसल प्रेमी युगल जब आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो आजकल जो कई दफ़े ऐसे मामले पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों का आपस में प्रेम संबंध था, और जैसे ही लड़के ने छोड़ दिया तो लड़की ने उस पर रेप का केस लगा दिया पुलिस के अधिकारियों के अनुसार। हालांकि कैमरे में नहीं बोला उन्होंने, लेकिन जो बात उन्होंने बताया, कई बार मैं उन आरोपियों को देख भी चुका हूं तो समझ में भी आता है, क्योंकि जो रेपिस्ट हैं उन्हें मानसिक तौर पर विकृत होते हैं जो रेपिस्ट होते हैं, और इस तरह की घटनाएं। हालांकि बस्तर में इनके आंकड़े बहुत कम है, लेकिन आप सोचिए सिर्फ 7 महीना में रायपुर की राजधानी में इस आंकड़े पर विशेष गौर कीजिएगा, 119 औरतों से, बच्चियों से, बहनों से बलात्कार की घटना हुई। 119 बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये स्थिति है रायपुर की, ये स्थिति है क्राइम की, ये स्थिति है शांति, सुख, विकास, समृद्धि की। ये आंकड़े, ये समृद्धि का आंकड़ा है, क्राइम में आंकड़ा समृद्धि का है, ये सुख का आंकड़ा है। अब आप इसको देखकर सुख महसूस कीजिए, आप इसको देखकर शांति महसूस कीजिए। भैया हमारे बस्तर में ये आंकड़े बहुत कम है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ माओवाद है, माओवाद की वजह से जब उनके बीच में भिड़ंत होती है जवानों और माओवादियों के बीच में, तो जरूर दुखद आंकड़े सामने आते हैं। लेकिन इस तरह के आंकड़े जिसका आम आदमी से लेना देना हो, ऐसे आंकड़े तो बहुत कम है बस्तर में। तो जो लोग बार बार ये कमेंट करते हैं, उन्हें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं करता कि माओवाद को रहना चाहिए बस्तर में। माओवाद की वजह से मैंने पहले शुरुआत किया था इस बात को कि माओवाद की वजह से वाकई में उन इलाकों में सड़कें नहीं बन पा रही, उन इलाकों में विकास नहीं हो पा रहा, उन इलाके के लोग आज भी बहुत पिछड़े स्थिति में हैं, लेकिन उन इलाके के लोगों में ये क्राइम भी नहीं बढ़ पा रहा। अब इस तरह की क्राइम आपके रायपुर में है, ये सिर्फ रायपुर का, बाकी आंकड़ा भी कभी अगर मिल पाया तो आपके सामने जरूर रखूंगा। विशेष धन्यवाद है सेंगर साहब को, जिन्होंने बहुत विधिवत इस खबर को बनाया। मुझे लगा इस पर तो आज बातचीत होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को तैयार किया हूँ, इस पर बातचीत किया हूँ। अगर पसंद आए, अगर आपको लगे कि बहुत ज़रूरी और आम आदमी से जुड़ा मामला है, इसे तो हर आदमी को देखना ही चाहिए, तो कहीं हो सकता है आपकी नज़र से ये खबर छूट गई हो, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लगे बातचीत तो हम दमदार कर रहे हैं और तथ्यों पे कर रहे हैं, ये नहीं कि हवा हवाई कुछ बोल रहे हैं हर बार। तो बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।